नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। ये एक अनदर पेपर है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का, जो कि वीडियो का पेपर जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है। अब देखिए, योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान में क्या है, योगदान में तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें योग का दान तत्पुरुष का लोप है, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महाकवि, महावीर, महात्मा। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि दशानन, चंद्रशेखर, चक्रपाणी। जिस समास में पहला पद प्रधान तथा दूसरा पद संज्ञा हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आमरण, आगत, उपगंगा, उपस्थित, प्रणाम, यथार्थ, यथाशक्ति, ठीक है। तो ये पूरा देखिए, क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही है खैर, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरा एक हिसाब से समास का जितना भी पार्ट है वो सारा आ चुका है, ठीक है। वैसे समास के लिए एक अलग सा वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके लिए, कि उससे ज़्यादा फिर अनदर कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। खाली वो वीडियो आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपके मिल जाएंगी। उसमें पर्याप्त उदाहरण भी होंगे और अच्छी खासी डिफिनीशन भी होगी, कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च श्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्च श्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस श्वास। ये क्या है, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ये करेक्ट हो रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे स्वार्थी कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो वह का एक शब्द क्या होगा, वो स्वार्थी होगा। दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी कहेंगे, और जो खुद रथ चलाता हो उसे स्वारथी कहेंगे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ये मतलब जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामिनेशन होते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो उपसर्ग का मतलब पहले जुड़ने वाला और प्रत्यय का मतलब जो बाद में जुड़े। तो बहिर्मुखी, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका उपसर्ग कौन है, मतलब पहले कौन सा जुड़ा है। इसमें जब भी शब्द को हम डिवाइड करते हैं तो पहला और दूसरा जो शब्द अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे बहिर्मुखी का क्या होगा, उपसर्ग बहिर और प्लस मुखी। तो जो एक शब्द आए यहाँ पे, एक शब्द कम से कम संज्ञा हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा आगे वाला शब्द उपसर्ग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ब को अलग करके हिरमुखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिरमुखी कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा या अलग क्या होगा, बहिर प्लस मुखी। तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, बहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यह मिश्र वाक्य नहीं है बल्कि संयुक्त वाक्य है। जब दो या अधिक सरल वाक्य उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़े हों तो उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में वह परिश्रमी ही नहीं एक क्या है, उपवाक्य है, यानी सरल वाक्य है, तथा वह ईमानदार भी है, दूसरा उपवाक्य है, जो कि वरन समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, अव्यय के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। तो साहित्य जनता की ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, उक्ति जो है किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो मर्यादा जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो यहाँ पे कुछ काव्य दिए गए हैं और उनके रचनाकार के आगे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे भक्ति न ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, ये है तुलसीदास जी का। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये है मैथिली शरण गुप्त का। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञेय का है। और
बतरस लालच लाल की, ये बिहारी का है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 तथा 10 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनने हैं। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न होगा। ठीक है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा, उत्कीर्ण नहीं होगा। संकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा। इसके बाद 11-12 दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि मृगधर का पर्यायवाची क्या होगा? तो शिव को मृगधर कहते हैं। तो चलिए इसमें काफ़ी पर्यायवाची यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। सिंह के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? शार्दूल, केहरी, केशरी, वनराज, मृगराज। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, मयंक। शिव का पर्यायवाची शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर। और मयूर का पर्यायवाची नीलकंठ, कलापी, केकी, सिखी और शिखंडी। ठीक है। इसके बाद फिर पराग का पूछा गया। पराग का इसमें कौन सा पर्यायवाची है? तो पराग का पर्यायवाची क्या है? सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल। फूल का पर्यायवाची क्या क्या है? कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुहुप, फल, पतिता, गुल। और भारती का पर्यायवाची वीणा, बागीश, बागेश्वरी, विधाती, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। और सुकुमार का पर्यायवाची है वसंत, ऋतुराज, बहार, मधुमास और ऋतुपति। तो यहाँ पे पराग का सुगंध हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची से रिलेटेड एक वीडियो पड़ा हुआ है, मुश्किल से 15-20 मिनट का है, इसी मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है। तो उसमें ऐसा किया गया कि एक तो यूपीपीसीएस आरओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वहाँ का, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पर्यायवाची आए हैं आज तक, वो सारे कॉन्साइज करके लिखे गए हैं। आप उस वीडियो को एक बार देखिए, आपकी ये पर्यायवाची वाली प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। 4-5 पेज है, ज़्यादा है भी नहीं। आप उनको 3-4 बार रट लीजिए, आपको पूरे याद हो जाएंगे और अबव 80% पर्यायवाची आप करने में सफल हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये प्रश्न संख्या 13 से 15 के लिए नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। अब इसमें लिखा है गयंध। तो गयंध का अर्थ व्यंजक क्या होता है? बड़ा हाथी। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता का क्या होता है? मूर्ख। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रायोगिक। प्रायोगिक का क्या होगा? जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, उसको कहते हैं प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अब इसमें खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, तो एक इसमें उपमा से दिखती है हमें कि हवा कैसे खिली हुई हो सकती है। तो ये एक मतलब उपमा दिया जा रहा है कि हवा की उपमा, किससे उपमा दी जा रही है? हवा की खिली हुई से। तो यहाँ पे ये उपमा हो जाएगा अलंकार इसमें। तो इसमें खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तुलना प्रकट करने वाले शब्द सा, सी, से, सरिस, समान, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। और जहाँ चारुचंद्र की चंचल किरणें च वर्ग कई बार आया हो। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना करने वाले शब्द जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु इत्यादि का प्रयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। श्रृंगार का रति, बीभत्स का घृणा या जुगुप्सा। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या र, ला, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो पहला वाला दिया है, लास्ट वाला दिया है, और हमें क्या करना है? जो बीच में वर्ड दिए गए हैं उनको सेटअप करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ये पहले ऊपर लिखा गया कुल मिलाकर आत्मरक्षा, और इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है? निपुण किया जाता है। अब हमें इसमें सेट करना है कि कौन सा इसके बीच में आएगा अच्छी तरीके से। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीके में निपुण किया जाता है। तो यहाँ पे सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको अपने हिसाब से करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, थोड़ा सा सोच के सही से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तब चेचक के समानांतर, और इसका लास्ट पार्ट है हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। अब इसमें तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी, गौशीलता। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिर से, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, लास्ट इसका पार्ट है, सीधे निवेश किया जाना है। तो देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए, लास्ट पार्ट है, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो क्या होगा, राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 से 27 तक का, ये एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें उसके आंसर को देख के लिखना है। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, जो हिंदी के और सारे अनसॉल्व पेपर पड़े हुए हैं वहाँ पे, कि पैराग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है। और मतलब बहुत जल्दी, और मतलब उसकी जो शुद्धता होती है वो एटलीस्ट 99% के आसपास होती है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ भी करिए। सबसे पहले आप इसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक, भीड़ से मुक्ति का उपाय, भीड़ किनके लिए रुकावट है, और भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो और भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो ये सारा भीड़ से ही रिलेटेड है। चलिए एक बार हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ अपना। इसमें लिखा है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन वे तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। इसमें क्या पूछा गया था एक बार, भीड़ से मुक्ति का उपाय, पहला क्वेश्चन हमारा है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक कर चुके थे, फंसे हुए हैं। सिर्फ इतना ही है, वे नहीं जानते और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की हो, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जाने कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकती। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। तो देखिए कवि किसके बारे में कह रहा है, भीड़ के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे भीड़ में फंसे लोग, ये इसका शीर्षक सही नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता। वैसे देखने में तो लगता है कि हाँ भीड़ में फंसे लोग, ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। भीड़ की शक्ल, ये भी शीर्षक हो सकता है। भीड़ का इस्तेमाल, ये भी शीर्षक हो सकता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इनबिल्ट हैं। लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट होगा वो भीड़ में कवि होगा, क्योंकि कवि ही इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है। तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, अब आप पढ़िए। भीड़ में खो जाना नहीं, भीड़ का इस्तेमाल करना नहीं, भीड़ से दूर रहना नहीं, भीड़ में अपनी शक्ल देखना ही क्या है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ किनके लिए रुकावट है। तो मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। पैराग्राफ में अभी हम ऊपर देखें तो सीधा सीधा लिखा हो कि मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ की रुकावट है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। ये भी सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी पक्ष करता है। तो ये भी पैराग्राफ में मेंशन है हमारे, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है जिससे हमारी गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो। अब यहाँ पे निम्नलिखित 4 वाक्यों में 3 त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य छांटकर उसे चिह्नित करिए। मतलब ये 4 दिए गए, इनमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो गीतों की पुस्तक 1 ला दीजिए, ये तो गलत ही है सीधा सीधा। गीतों की 1 पुस्तक ला दीजिए, ये सही है। 1 गीतों की पुस्तक ला दीजिए। अब कोई 1 गीत की पुस्तक कैसे बन सकती है? मतलब भाई 1 गीत किसी ने लिख दिया, उसकी पुस्तक थोड़ा बन जाएगी। 1 गीत की पुस्तक ला दीजिए, तो ये भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तो यहाँ पे जो इसका सही होगा, मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तुम पढ़ते रहना। इसका नेक्स्ट है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, और जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही वाक्य है? तो जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना ही सही वाक्य है इसमें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, सही है। निम्नलिखित वाक्यों में एक स्थान रिक्त है, उचित विकल्प चुनकर उनको वहाँ पे फिट करना है, हमें रखना है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और किस पे आधारित था? धर्म और न्याय पर आधारित था, ठीक है। उनके अर्थशास्त्र की बात हो रही है, सोशियो बैकग्राउंड की बात नहीं हो रही है कि धर्म और अहिंसा की बात हो रही है। उसके बाद है यहाँ पे डैश है, दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष दृष्ट राष्ट्रीयता का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र राज्य में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। तो स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो यहाँ पे पार्श्विक व्यंजन की डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या होता है पार्श्विक व्यंजन। देखिए, ल जो है पार्श्विक व्यंजन है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ पे ल हो गया। यह और वो क्या है? अर्धस्वर है, ध्वनि जो कभी स्वर तथा कभी व्यंजन से प्रकट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तो उन्मेष क्या है? एक तद्भव शब्द है। संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसी के समान। वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं देशज कहलाते हैं, जैसे कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तावा, कुप्पी। तो यहाँ पे उन्मेष तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो यहाँ पे खड़ी बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। यह ओंकार बहुला बोली है। इसमें मैंने, तुमने, तूने, तुन्ने आदि शब्द प्रचलित हैं। अवधी बोली आकार बहुला है। इसमें जबन, तवन, कवन, तोर, हमार, तोका, मोका शब्द प्रचलित हैं। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी की बोली ओकार बहुला है। यहाँ ड वर्ण की बोली अधिक बोली जाती है, जैसे मारो, भारो, कोण, ठाड़ा आदि। ब्रज की क्रियापद की बोली ओकार बोली गई है, जैसे गयो, खायो, भयो, पढ़ायो। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो वो राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। इसका लास्ट क्वेश्चन है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? अब देव जो महान है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। जिस समास के प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो या संज्ञा हो, कर्मधारय समास होता है। इसमें देव विशेषण तथा महान विशेष्य है। जहाँ प्रथम पद दूसरे पद दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताएं, वो बहुब्रीहि समास हो जाता है, जैसे दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर इत्यादि। और उसके बाद जिस समास में विभक्ति कारक लोप
हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगनचुंबी, कठफोड़वा, राजपुत्र, नरेश, निशाचर। जहाँ प्रथम पद प्रधान हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो वहाँ क्या कहा जाएगा, उसको अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। जैसे यथाशीघ्र, प्रत्येक, प्रत्याहार, आगत, आमरण, प्रतिदिन और भरपेट। तो ये एक अनदर हिंदी के लिए अनसॉल्व पेपर था। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट हिंदी के अनसॉल्व के लिए। देखिए ये मतलब ऐसे हैं कि आप ये सारे अगर अनसॉल्व को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर से रिलेट करके क्वेश्चंस आसानी से इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी के ही पेपर हैं और वही पेपर जो 4 साल 3 साल पहले पूछे गए हैं, तो उसमें से ही उनका एक ट्रेंड होता है कि वो वही अपना इधर उधर करके पूछते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।